अभी हमारा ये थर्ड चैप्टर है यहाँ पे, ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। अब इस ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में इंपॉर्टेंट चैप्टर है, दो चैप्टर्स हमारे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं शुरू में किसकी बात कर रहा हूँ मैं, हमारा ना एनवायरनमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे एक वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग होता है, एक वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग होता है। तो यहाँ पे वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में पहले वाले पार्ट में जो चीजें अभी तक हमने पढ़ ली हैं वो है, एक तो सबसे पहला वाला चैप्टर जिसमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग था और वाटर डिमांड था। तो यहाँ तो वाटर डिमांड वाला चैप्टर था सबसे पहला। उस वाटर डिमांड चैप्टर के बाद में सेकंड चैप्टर हमारा हुआ था क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, क्वालिटी पैरामीटर्स ऑफ वाटर, ये पैरामीटर्स ऑफ वाटर। और थर्ड अभी हमारा चल रहा है जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट है इसमें, एक तो ये वाला है क्वालिटी पैरामीटर और एक ये है ट्रीटमेंट ऑफ वाटर। फिर नेक्स्ट हमारे पास में इसमें आएगा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और ये जो पहला वाला पार्ट होगा हमारा एनवायरनमेंट का वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है इसके बाद से वेस्ट वाटर इंजन। चलो, तो अभी हमें देखना ट्रीटमेंट ऑफ वाटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ट्रीटमेंट ऑफ वाटर में जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, मेथड ऑफ ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ रो वाटर एंड क्वालिटी डिजायर्ड। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब साफ सा है कि जो भी आपका मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, यानी कि पानी को जो आप ट्रीट करोगे ना, ट्रीट करोगे यानी कि पानी को जो आप साफ करोगे, वो डिपेंड करता है कि पानी कितना गंदा है, क्या उस पानी का नेचर है, इस पर डिपेंड करता है सबसे पहली चीज। दूसरा, इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वालिटी चाहिए उस पानी की। ठीक, मतलब यहाँ पे एक आपके पास में एक बॉल है, सब इसको समझ लो ऐसे, इसमें ना आपका पानी रखा हुआ, गंदा पानी है। अब पानी जितना ज्यादा गंदा होगा आपको उसमें उतने तरह के ट्रीटमेंट्स करने पड़े। मान लो थोड़े बहुत ही इसमें सपोज करो कि पानी एकदम साफ दिख रहा है, लेकिन इसमें मान लो कि थोड़े बहुत माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो आप क्या करोगे? तब डिसइंफेक्शन इसका करोगे, डिसइंफेक्शन करोगे, ये पीने लायक हो जाएगा। बस इतना ही करना पड़ेगा। मान लो कि इसमें ऊपर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी तैर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं, तो आप उस केस में क्या करोगे? पहले तो वो सॉलिड पार्टिकल्स को हटाओगे, यानी कि फिल्टर करोगे, और क्या करोगे? फिर इसमें डिसइंफेक्शन करोगे। तो डिपेंड करता है ट्रीटमेंट हमारे टाइप ऑफ वाटर पे। एक तो चीज ये है। फिर क्वालिटी ऑफ वाटर डिजायर्ड, इसका मतलब ये है कि पानी को साफ करके हमें कितनी क्वालिटी चाहिए। जैसे कि अभी पहले वाले केस में जो मैंने बताया, डिसइंफेक्शन किया, एकदम साफ पानी में, दूसरे वाले केस में भी हम उतना ही कर सकते थे। ठीक, तो इस तरीके से होता है इसमें, इस तरीके से किया जाता है इसमें। तो यहाँ पे ट्रीटमेंट्स हमने समझ लिया कि कितने तरह के ट्रीटमेंट्स हमें करने पड़ सकते हैं। अभी दो एग्जांपल्स मैंने छोटे छोटे दिए थे। अब जो टोटल नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स हमारे पास में होते हैं, वो एक स्क्रीनिंग है, एक एरिएशन है, एक फ्लोकुलेशन है। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है फ्लोकुलेशन की, यह है FLOCCULATION, फ्लोकुलेशन ये होता है। ठीक, इसके बाद में सेडिमेंटेशन है, फिल्ट्रेशन, डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग, डीफ्लोराइजेशन और ये क्लोरिनेशन। अभी जितने भी प्रोसेस आप लोगों के सामने है ना, इनको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सब चीजें समझनी है यहाँ पे। स्क्रीनिंग भी हमें देखना है, अभी स्क्रीनिंग आगे आएगा। एरिएशन अभी देखेंगे कैसे किया जाता है, ऐसे फ्लोकुलेशन भी। अब ये सब जो जितने भी प्रोसेसेस हैं, इनके बारे में मैं आप लोगों को अगर बताऊं, तो ये ना शॉर्ट नोट्स जो हमारे होते हैं, देखो जो आपका रिटन एग्जाम होगा, एक तो वो उसमें आते हैं, दूसरा आपका जो प्री का एग्जाम होता है उसमें आते हैं। अब ये आते किस तरीके से हैं, वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो रिटन एग्जाम होगा उसमें एज अ शॉर्ट नोट आ सकता है कि शॉर्ट नोट लिखो इसके ऊपर, लाइक हो सकता है डिसइंफेक्शन के ऊपर शॉर्ट नोट लिखवा ले, इस तरीके से आ सकता है। और प्री में क्या आ सकता है, इनके अंदर की जो जो चीजें होती हैं, जो वैल्यूज अभी आने वाली हैं, अभी अभी आप आगे देखोगे वैल्यूज आएंगी बहुत सारी, वो सब चीजें प्री में पूछ सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, इसको इस तरीके से याद करना है। अभी देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, इन केस ऑफ ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर विद स्टोरेज हैविंग टर्बिडिटी लेस देन 10 NT। यहाँ पे ये कह रहा है कि आपका ग्राउंड वाटर या फिर सरफेस वाटर है, उसमें टर्बिडिटी है, टर्बिडिटी 10 NTU से कम है।
और उसमें किसी भी तरह का कोई भी कलर नहीं है, कोई भी स्मेल उसके अंदर नहीं है, तो वहां पे जो प्लेन आपका डिसइंफेक्शन होगा वो काफी रहेगा। अब यहाँ पे डिसइंफेक्शन अभी तक आपने क्या देख लिया, एक नाम और देख लिया डिसइंफेक्शन का, प्लेन डिसइंफेक्शन। अब यहाँ पे ना बहुत सारे वर्ड्स एकदम नए नए आएंगे, जैसे कि यही आ रहा है डिसइंफेक्शन आ रहा है, बहुत तरह के नए नए वर्ड्स अभी यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा मत समझना कि भैया हमने पीछे का अगर नहीं पढ़ा है तो फिर हम यहाँ से नहीं समझ पाएंगे। ये चैप्टर का पीछे से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, ठीक है। और ये जितने भी नाम है ये सब आगे धीरे धीरे क्लियर होते चले जाएंगे। तो पहली चीज जो भी हमने समझी कि यहाँ पे डिसइंफेक्शन, सिंपल डिसइंफेक्शन होगा वो एनफ रहेगा, ठीक। देखो आगे फिर, अगर ग्राउंड वाटर के अंदर CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर दूसरी तरह की गैसेस प्रेजेंट हैं, तब हमें क्या करना पड़ेगा, तब हमें एरिएशन, एरेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, ये रहा, स्पेलिंग थोड़ी गलत है, एरेशन है, एरेशन और डिसइंफेक्शन दोनों ही हमें करने पड़ जाएंगे, ठीक। ये यहाँ पे एरेशन आएगा, तो हमें क्या क्या करने पड़ जाएंगे, एरेशन और डिसइंफेक्शन दोनों हमें करने पड़ जाएंगे अगर उसके अंदर क्या क्या है, गैसेस प्रेजेंट है। तो यहाँ पे समझते चलो कि अगर गैसेस होंगी, कोई भी गैस अगर है, तो हमें वहां पे एरेशन करना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, अगर गैस वहां पे प्रेजेंट है तो फिर एरेशन करना है। एरेशन का मतलब हम ऑक्सीजन को वहां पे लेकर आते हैं, उस पानी के अंदर ऑक्सीजन को इंक्लूड कर देता है, ये चीज होती है। अब देख लो, अगर हमारा ग्राउंड वाटर है जिसके अंदर एक्सेसिव आयरन डिजॉल्व है, तो जो गैसेस रिलीज होती हैं वो हाँ सब बताओ। वही तो होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड और वो जो H2S है और वो मीथेन CH4, हम्म। वो जो जो, बाय प्रोडक्ट्स में होती हैं। हाँ, लेकिन और सर यहाँ, एक क्वेश्चन और, एक गलत हुआ था सर, जो ये स्लज बल्किंग होती है हम्म, उसको उसको ओवरकम करने के लिए आई थॉट कि उसका आंसर एरिएशन होना चाहिए, बट आई वाज रॉन्ग, उसका आंसर क्लोरीनेशन होता है। स्लज डाइजेशन ना, हाँ। एरिएशन में क्या होता है कि स्लज गैसेस को, बल्किंग, स्लज अच्छा स्लज बल्किंग। बल्किंग, दोनों चीजें अलग हैं। एरिएशन वाली चीज अलग होती है, एरिएशन खासकर गैसेस के लिए होता है, जब आपको एक एक पार्टिकल अलग करना होता है ना, वहां पे एरिएशन होता है, ठीक है। और स्लज बल्किंग जो है ये भी आगे आएगा, जब पढ़ोगे ना, अभी स्लज आगे आने वाला है तो वहां पे अच्छे से बताता हूँ इसके बारे में कि क्यों, कैसे क्लोरीनेशन यूज कर रहे हैं, क्या और इसके दूसरी चीजें इसमें यूज की जा सकती, तो अभी वो हम वहां पे आगे देखेंगे, ठीक है। चलो अभी देखो, तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर के बारे में बता रहा था कि अगर ग्राउंड वाटर के अंदर एक्सेसिव आयरन प्रेजेंट है, ठीक, एक्सेसिव आयरन क्या है, प्रेजेंट है, डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो जो आपका प्रोसेस है यहाँ पे वो इस तरीके से हो जाता है, एक तो एरिएशन हो जाता है, सेडिमेंटेशन और फ्लोक्यूलेशन आप करोगे। सेडिमेंटेशन फ्लोक्यूलेशन क्या होता है, फ्लोक्यूलेशन का मतलब है फ्लॉक्स बना देना, छोटे छोटे ना ब्लॉक्स बना देते हैं, फ्लॉक्स बना देते हैं। फ्लॉक्स क्या होते हैं, मान लो दो तीन पार्टिकल ऐसे विद अलग द अलग हेल्प घूम रहे ऑफ हैं, कोगुलेंट्स। हाँ विद द हेल्प ऑफ कोगुलेंट, मान लो इस तरीके से ये पार्टिकल्स आपके छोटे छोटे हैं, अलग अलग घूम रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे कोगुलेंट डालते हो। कोगुलेंट क्या होता है, इस तरीके से, कोगुलेंट एक ऐसी चीज होती है जो इन पार्टिकल्स को आपस में जोड़ देती है, तो ये आपस में सब के सब जुड़ जाएंगे और एक बड़ा सा इस तरह का पीस बन जाए, तो ये फ्लॉक होता है। इट फैसिलिटेट्स द कोगुलेशन ऑफ impurities। सेडिमेंटेशन फ्लोकुलेशन, फ्लोकुलेशन अभी हमने समझा, सेडिमेंटेशन क्या होता है, ये जब फ्लॉक नीचे सेटल डाउन हो जाता है तो इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। फिर इस चीज के बाद में अब हमने क्या किया, मोस्ट ऑफ द जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे उनको हमने इकट्ठा करके नीचे सेटल डाउन कर दिया। मान लो अभी भी कोई ऐसा चीज बचा होगा जो कि नहीं हुआ सेटल डाउन, तो उसको हम फिल्टर के थ्रू फिल्टर कर लेते हैं, एक फिल्टर होता है यहाँ पे रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, इससे फिल्टर कर लेते हैं, ठीक। फिर उसके बाद में सारी चीजें साफ हो चुकी हैं, फिर उसका क्या कर देंगे, डिसइंफेक्शन कर देंगे, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो मर जाएंगे, और फिर उसके बाद में हम उसको क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा प्रोसेस रहता है। अब यहाँ नेक्स्ट इसमें हमारे पास में है, मान लो बहुत ही ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर है हमारे पास में, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड। अब इसके अंदर सारे ही प्रोसेसेस आ जाते हैं, जैसे कि सबसे पहले हमें करना पड़ेगा प्री क्लोरिनेशन, ठीक। उसके बाद में हम करते हैं यहाँ पे एरेशन, फिर हम करते हैं सेडिमेंटेशन एंड फ्लोक्यूलेशन, फिर हम फिल्टर से पास करते हैं, फिर दोबारा से क्या करते हैं, हम डिसइंफेक्शन करते हैं, और फिर उसको हम सप्लाई करते हैं।
अब यहाँ पे जो 2 बार डिसइंफेक्शन किया जा रहा है ना, एक बार डिसइंफेक्शन यहाँ पे हो रहा है, एक डिसइंफेक्शन यहाँ पे हो रहा है, तो इसको हम कहते हैं प्री क्लोरिनेशन और इसको हम कहते हैं पोस्ट क्लोरिनेशन, जो यहाँ पे मेंशन किया पोस्ट क्लोरिनेशन। तो इसके ऊपर ना एक बार मेरे को ध्यान है मेंस में लिखने के लिए आया था कि प्री क्लोरिनेशन और पोस्ट क्लोरिनेशन क्या होता है, ये मुझे अच्छे से ध्यान है, ये एक मेंस में आया था, तो इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना। प्री में भी पूछी गई थी चीजें और मेंस में तो आया था। अब इसके बाद में आगे देखो, अब सबसे पहले हमारे पास में आया था स्क्रीनिंग, कि ये स्क्रीनिंग क्या होता है। तो स्क्रीनिंग के बारे में मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो स्क्रीनिंग होती है 3 तरह की। स्क्रीनिंग 3 तरह की होती है। एक हमारे पास में होती है यहाँ पे कोर्स स्क्रीन, एक हमारे पास में होती है यहाँ पे फाइन स्क्रीन, और एक हमारे पास में माइक्रो स्ट्रेनर भी होता है। जो थर्ड है यहाँ पे, उसको हम कहते हैं माइक्रो स्ट्रेनर। ये 3 तरह की स्क्रीन होती है, ठीक। अब स्क्रीन का काम बेसिकली क्या होता है, फिल्टर करना, छानना। जैसे घर पे होता है ना भैया, आपको चाय बनानी है तो फिर आप जिस फिल्टर का यूज करते हो वो भी स्क्रीन ही है। मैश होता है, वायर मैश। स्क्रीन बेसिकली क्या होता है, एक वायर मैश होता है। स्क्रीन इज अ वायर मैश। अब ये वायर मैश जो होता है, इसके जो स्पेसिंग होती है वो वेरी करती है। जैसे कि कोर्स स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो स्पेस होता है वो 20 टू 100 mm के बीच में होता है, और इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो ये हमारा कोर्स स्क्रीन होता है। देन फाइन स्क्रीन की अगर मैं बात करूं तो ये वैल्यू छोड़ दो, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखी गई। जो फाइन स्क्रीन की वैल्यू एक्चुअली में हमारी होती है वो लेस देन 10 mm होती है, तो वो फाइन स्क्रीन है। अब ये जो स्क्रीन हैं ये रखी किस तरीके से जाती हैं, ये इंक्लाइंड रखी जाती है। 3 वर्टिकल इज टू 1 हॉरिजॉन्टल से लेकर के 6 वर्टिकल टू 1 हॉरिजॉन्टल तक ये जो है रखी जाती है, ठीक। तो ये जो है इंक्लिनेशन, ये इंपॉर्टेंट है, मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है। अब यहाँ पे इसको इंक्लाइन करने से हमें क्या बेनिफिट है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो थोड़ा सा वो देख लो। इंक्लाइन जब हम इसको करेंगे तो हमें ज्यादा एरिया मिल जाता है, देखो यहाँ पे ज्यादा एरिया मिल जाएगा। जब ज्यादा एरिया मिल जाएगा तब फिल्ट्रेशन जो है वो ज्यादा अच्छे से हो पाता है। एक चीज तो ये है, ठीक। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लो आपने अभी कोर्स स्क्रीन की जगह पे फाइन स्क्रीन यूज कर ली, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप फाइन स्क्रीन यूज कर लो। फाइन स्क्रीन को आपने इंक्लाइन करके रख दिया, तो फाइन स्क्रीन को जैसे ही आप इंक्लाइन करके रख देते हो तो उसकी वजह से एक डिसएडवांटेज हो जाता है। तो वो यहाँ पे लिख लेते हैं, फाइन स्क्रीन का एक डिसएडवांटेज होता है, और वो डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे हेड लॉस हो जाता है, उसकी वजह से हेड लॉस इंक्रीज हो जाता है। क्यों? बिकॉज फाइन स्क्रीन है, तो पोर्स जो होते हैं उसके बार बार चोक होते रहते हैं, है ना, तो पोर्स चोक हो जाएंगे तो जो हमारा वाटर होगा वो पास नहीं हो पाएगा। तो पोर्स गेट चोक फ्रीक्वेंटली। तो ये हमारे फाइन स्क्रीन के कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, इसको हमें याद रखना है। अब माइक्रो स्ट्रेनर क्या होता है, थोड़ा सा इनके बारे में अगर मैं बताऊं तो माइक्रो स्ट्रेनर की बस एक चीज आप लोगों को जो है याद रखनी है कि माइक्रो स्ट्रेनर हम हमेशा जो आपका फिल्टर होता है उससे पहले लगा देते हैं। माइक्रो स्ट्रेनर जैसे कि नाम है ना, वैसा ही है ये भी। बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजों को फिल्टर करता है, एकदम ऐसे समझ लो कि कपड़े की तरह ही होता है, ठीक। अब माइक्रो स्ट्रेनर को हम क्या कर देते हैं, लगा देते हैं फिल्टर से पहले, और जैसे ही फिल्टर से पहले इसको लगा देते हैं तो फिल्टर की जो एफिशिएंसी है वो 50% तक बढ़ जाती है। बस ये एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसके लिए लिख लो, आइडल पोजीशन जो हमारी है, आइडल पोजीशन का मतलब है कि जहां पे हम इसको रखा जाता है, सबसे सही जगह इसको रखने की कहाँ पे, तो वही बता रहा हूँ। आइडल पोजीशन ऑफ माइक्रो स्ट्रेनर is earlier to earlier to rapid and slow filter, रैपिड एंड स्लो फिल्टर, ये चीज है। यहाँ पे नेक्स्ट एफिशिएंसी बढ़ जाती है, whose efficiency increases by 50%, whose efficiency increases by 50%।
तो ये हमारे पास में इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बता दूं, यहाँ पे अभी एक चीज बतानी भूल गया हूं मैं। अभी देखो यहाँ पे ना रैपिड ग्रेविटी फिल्टर यूज हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। तो आपने दो तरह के फिल्टर्स के नाम सुना है, एक रैपिड ग्रेविटी फिल्टर, एक स्लो सैंड फिल्टर। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कहाँ पे रैपिड ग्रेविटी फिल्टर यूज करना है, कहाँ पे स्लो सैंड फिल्टर यूज करना है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये एकदम क्लियर होना चाहिए। तो रैपिड ग्रेविटी जो फिल्टर है उसको हम यूज करते हैं जब हमारी टर्बिडिटी ग्रेटर देन 50 होती है। तो इसके लिए लिख लो, रैपिड ग्रेविटी फिल्टर इज यूज्ड व्हेन ग्रेटर देन 50 NTU, यहीं पे कर देते हैं ग्रेटर देन 50 NTU, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट स्लो स्लो सैंड फिल्टर is used when less than 50 NTU। ये चीज हमें याद रखनी है, टर्बिडिटी जैसे हमारी 50 NTU से ज्यादा हुई रैपिड ग्रेविटी फिल्टर यूज करना है, 50 NTU से कम हुई तो हमें स्लो सैंड फिल्टर यूज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, चलो अब इसके बाद में आगे देखो। अब प्री क्लोरिनेशन, जैसे अभी आया था ना प्री क्लोरिनेशन था, ऐसी पोस्ट क्लोरिनेशन था, तो ये प्री क्लोरिनेशन को थोड़ा सा जो है समझ लो। तो प्री क्लोरिनेशन जो है इसकी जो लिमिट होती है वो होती है 2 to 5 मिलीग्राम पर लीटर। एक तो ये लिमिट जो है याद रखनी है, और ये भी अच्छी खासी वैल्यू है, ये भी अच्छा खासा अमाउंट होता है 2 to 5 मिलीग्राम पर लीटर, ये भी अच्छा खासा एक अमाउंट होता है। नेक्स्ट देखो इसमें, इट इज डन व्हेन रो वाटर इज हैज हाई बैक्टीरिया काउंट। इसको तब किया जाता है जब हमारे रो वाटर में बैक्टीरिया काउंट बहुत ज्यादा होता है, यानी कि पानी बहुत ही ज्यादा गंदा होगा, तब प्री क्लोरिनेशन हमें करना ही है। ठीक, और क्या करता है ये एल्गे को किल कर देता है, बैक्टीरिया जो होता है उसे भी किल कर देता है, कलर जो होता है यहाँ पे उसको रिड्यूस कर देता है, सेटलमेंट में हेल्प करता है। तो कुछ इस तरह के इसके बेनिफिट्स होते हैं। अब अगर मैं क्लोरीन के बारे में आपको बताऊं, क्लोरीन क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है क्लोरीन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर थोड़ा बहुत आप लोगों ने केमिस्ट्री वगैरह पढ़ा है तो पता होगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज जैसे यहाँ पे क्लोरीन का जिक्र हुआ, तो क्लोरीन के ऊपर जरूरी नहीं है एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपकी बुक में हो, है ना। क्वेश्चन एक ऐसा आ जाएगा जो जरूरी नहीं है कि आपकी बुक में हो, नोट्स में हो, थोड़ा जनरल तरीके से पूछ सकता है। तो क्लोरीन जो होता है एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इसके बारे में पता होना चाहिए मैं। ठीक, अब आगे देखो यहाँ पे, इन केस ऑफ हाईली टर्बिड वाटर इट इज नॉट वेरी इफेक्टिव। अब देखो प्री क्लोरिनेशन में क्या होता है, प्री क्लोरिनेशन बेसिकली आप क्लोरीन ही डाल रहे हो, पहले ट्रीटमेंट से पहले क्लोरीन डाल रहे हो। अब अगर उसमें टर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, टर्बिडिटी बहुत ज्यादा है, तो फिर जो आपका प्री क्लोरिनेशन आप करोगे वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं होता। रीजन रीजन इसका ये है, इसका रीजन यहाँ पे बताता हूँ। क्योंकि जो आपकी टर्बिडिटी है वो आपकी क्लोरीन को क्या कर लेती है, अब्सॉर्ब कर लेती है, सोक कर लेती है। टर्बिडिटी जो भी होती है वो सोक कर लेती है इसको, क्लोरीन को, टर्बिडिटी सोक्स क्लोरीन। ये हमारा यहाँ पे क्या होता है, एक डिसएडवांटेज होता है यहाँ पे, फिर टर्बिडिटी की वजह से ज्यादा हमें क्लोरीन यूज करना पड़ जाता है। तो ये है। अब नेक्स्ट आ जाओ एरिएशन पे। अब ये एरिएशन हमारा यहाँ पे ये भी इंपॉर्टेंट है। एरिएशन में क्या किया जाता है, जो हमारा वाटर होता है उसको हम एयर के कांटेक्ट में लेके आते हैं और रिमूव कर देते हैं जो भी डिजोल्व्ड गैसेस होती हैं, लाइक CO2, H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड है ये हमारे पास में। ठीक, ये सब को हम रिमूव कर देते हैं। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, नेक्स्ट हमारा सेकंड पॉइंट, यूज टू रिमूव वॉलेटाइल लिक्विड लाइक फिनॉल एंड ह्यूमिक एसिड। हम यहाँ पे वॉलेटाइल जो हमारे लिक्विड होते हैं, वॉलेटाइल लिक्विड होने का मतलब है जो उड़ जाते हो, वेपर की फॉर्म में उड़ जाते होंगे एटमॉस्फेयर में, तो उनको भी रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एरेशन करते हैं। ह्यूमिक एसिड के बारे में अगर मैं पूछूं तुम लोगों से, तो ह्यूमिक एसिड कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो ह्यूमिक एसिड है ये हमारे सॉइल के अंदर पाया जाता है। जो हमारा सॉइल होता है ना उसके अंदर ह्यूमिक एसिड पाया जाता है। तो मैं यहाँ पे थोड़ी थोड़ी तुम्हें चीजें बता रहा हूँ कि ये एक तरीके से नॉलेज के लिए तुम्हें बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। बाकी देखो यहाँ पे रिमूव कर देता है किसको, आयरन को और मैंगनीज को, इन दो चीजों को रिमूव कर देता है, प्रेसिपिटेट बनाता है, रिमूव कर देता है। ठीक, अब यहाँ पे जो एरेशन है वो किया कैसे जाता है, तो एरेशन करने के हमारे पास में चार तरीके होते हैं। अब वो चार तरीके कौन कौन से हैं, सबसे पहला होता है हमारे पास में स्प्रे नोजल। स्प्रे नोजल के बारे में अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो यहाँ पे आप लोग ये जो फिगर देख रहे हो उसका थोड़ा सा मैं करेक्शन करता हूँ।
इस तरीके से एक वॉल होती है जो अभी टिल्टेड बन रही है। इसको अगर मैं क्लियर करूं, इसको यहाँ से हटाओ और ये यहाँ लेके आओ इस तरीके से। इस तरीके से आपका एक टैंक टाइप होता है ऐसे। उस टैंक के अंदर ये पूरा अरेंजमेंट बनाया जाता है। ये जो आप देख रहे हो यहाँ से एक पाइप होता है ऐसे बाहर से आता है वो, इसको हम कहते हैं इनलेट। यहाँ से पानी जाता है इनलेट से, यहाँ से ऐसे होता हुआ ऐसे पास करेगा एंड देन यहाँ से बाहर आता है। ठीक। अब जो पानी बाहर आ चुका है, यहाँ आ चुका है, यहाँ से ऐसे निकल के आ चुका है और यहाँ पे कलेक्ट हो चुका है, उसको हम अब बाहर निकाल लेते हैं और यहाँ पे हम एक लगाते हैं आउटलेट। यहाँ पे आउटलेट होता है। ठीक। तो इस तरीके से इसको कुछ किया जाता है। अब देखो ये यहाँ पे जो आप ये देख रहे हो ये नोजल है, ये नोजल है, इनसे पानी बाहर आ रहा है। यहाँ आप लोगों ने एक चीज और देखी होगी, कहीं कहीं पढ़ा होगा, नाम भले आप लोगों को याद नहीं, लेकिन आप लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा होगा कि ये जो अरेंजमेंट है ये ऐसा रोटेट करता है। ठीक है, ये अरेंजमेंट ऐसा रोटेट करता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, स्प्रे नोजल में रोटेट नहीं करता, वो रोटेशन वाला जो होता है वो इसी में आएगा, भी आगे आ रहा है उसको बताऊंगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से अरेंजमेंट जो है काम कर रहा हूँ। अब इसके बारे में एक खास चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि ये बहुत इफेक्टिव होता है, मोस्ट इफेक्टिव। एफिशिएंसी इसकी बहुत बढ़िया होती है। क्यों? क्योंकि 90% तक CO2 रिमूव कर देता है और जो आपका H2S होता है उसको 99% तक रिमूव कर देता है। तो ये उसकी बहुत बढ़िया बात। ठीक। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है हमारे पास में कास्केड एरिएटर। कास्केड एरिएटर में भी क्या होता है कि यहां से हम पानी पास करते हैं, ये हमारा इनलेट हो जाता है। अब देखो कहीं कहीं पे डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कास्केड एरेटर का यहाँ पे इस तरह का शेप है। आप अगर किसी बुक में देखोगे तो मे बी वहां पे इस तरह का शेप आपको मिल जाए। ये कुछ इस तरीके से स्टेप्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाएगा इस तरीके से। ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे इनलेट होगा, यहाँ से पानी ऐसे मूव करेगा, ऐसे मूव करेगा, ऐसे यहाँ पे इकट्ठा होगा और यहाँ पे आउटलेट होगा। मतलब स्टेप्स वहां पे भी होंगे, जैसे यहाँ पे स्टेप्स है ना, वहां पे भी होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पानी दो साइड में इकट्ठा हो सकता है। यहाँ पे पानी यहाँ पे भी इकट्ठा हो सकता है और पानी यहाँ पे भी इकट्ठा हो सकता है, और फिर यहाँ से हम उसको बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पे हमारा आउटलेट आ जाएगा। ये चीज होती है। ठीक। तो अगर आप कहीं पे अलग तरीके से देखो तो वहां पे गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा और ये भी सही है। तो ये इनलेट है, ये हमारा आउटलेट है, इसकी एफिशिएंसी कम होती है। फिर एक हमारे पास में आता है डिफ्यूज्ड एयर एरिएटर। ये जो आप थर्ड वाला देख रहे हो ये हमारा है डिफ्यूज्ड एयर एरिएटर। अब इसमें कैसे किया जाता है? इसमें हम पास करते हैं कंप्रेस्ड एयर। तो ये देखो यहाँ से कंप्रेस्ड एयर पास हो रही है, ऐसे यहाँ पे आ रही है वो एयर, ऐसे बुलबुले बनाती है, बबल्स। ठीक। उसको ऑक्सीजन मिल रही है, अभी वाटर के अंदर ना ऑक्सीजन जा रही है थ्रू दिस एयर। ये कंप्रेस्ड एयर है हमारा। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे आउटलेट लगा के रखते हैं। यहाँ पे हमारा आउटलेट होगा और वो यहाँ से साफ पानी, मतलब जो थोड़ा सा साफ हो चुका है, जिसके अंदर ऑक्सीजन थोड़ा सा आ चुका है, वो बाहर निकाल। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है किया जाता है इसको। इसके बाद में एक हमारे पास में और आ जाता है जो कि यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन मैं बताता हूँ, वो फोर्थ वाला है, वो है ट्रिकलिंग बेड फिल्टर। ट्रिकलिंग बेड फिल्टर, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस ट्रिकलिंग बेड फिल्टर के ही अंदर वो रोटेटिंग आर्म होता है, जिसके बारे में अभी बता रहा था कि घूमता है, ये इसके अंदर ही होता है। यहाँ पे इस तरीके से होगा, सेम अरेंजमेंट है बिल्कुल उसी तरीके से। देखो बस ये रोटेट करेगा, ये यहाँ पे नोजल है, इस तरीके से ये रहे नोजल। इसमें और कुछ जो नई चीजें होती हैं वो ये है कि यहाँ पे हम एक बेड रखते हैं, ये रहा हमारे पास में, और यहाँ पे कॉक होता है। ये कॉक का बेड होता है और यहाँ से पानी जो होता है वो फिल्टर होकर के नीचे आता है, और यहाँ पे फिर हम आउटलेट लगा देते हैं और यहाँ से वो पानी बाहर आता है। बस ये जो है हमारा यहाँ पे इस तरीके से किया जाता है। इसके बारे में अगर मैं कुछ चीजें तुम लोगों को बताऊं तो ये मोस्ट एफिशिएंट मेथड है। मोस्ट एफिशिएंट मेथड किसका? CO2 रिमूवल का। मोस्ट एफिशिएंट मेथड ऑफ CO2 रिमूवल, मेथड ऑफ CO2 रिमूवल। जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, एक हमारे पास में सबसे पहले ऊपर आया था, ठीक, और दूसरा हमारे पास में ये है, एक स्प्रे नोजल था, एक ये था।
इसकी एफिशिएंसी उससे भी ज्यादा होती है बिकॉज ये ऑलमोस्ट 100% तक रिमूव कर देता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेट भी कर रहा है ये, तो यहाँ पे स्पीड मिल रही है, ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है, ये चीज होती है। ठीक है, इतना यहाँ पे अभी तक है।